नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां बुलंद होती है आपके हक की आवाज। पहरेदार में आज क्लब महिंद्रा ने मेंबरशिप देने में नहीं लगाई देर, लेकिन मेंबरशिप लौटाने पर कंज्यूमर को रिफंड के लिए करना पड़ा 1 साल से ज्यादा का इंतजार। पेटीएम ने कंज्यूमर का ऑर्डर कैंसिल करने से किया इनकार और पेटीएम की इस नाना को पहरेदार ने तब्दील किया हाहा में। डेबिट कार्ड फ्रॉड के मामले में मुंबई की कंज्यूमर अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को दिया कंज्यूमर को मुआवजा देने का आदेश। इन सारे केसेस पर है हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हॉलिडे क्लब की। गर्मी की छुट्टियां भी आ रही हैं और लोग इन हॉलिडे क्लब्स के जरिए छुट्टियां मनाने भी जाते हैं और इसीलिए इनकी मेंबरशिप भी अब काफी पॉपुलर होती जा रही है। छोटे बड़े तमाम शहरों में लोग अपनी छुट्टियों का पूरा मजा लेने के लिए इन हॉलिडे क्लब्स की मदद ले रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप इन कंपनियों के जब सेल्स एजेंट से बात करेंगे, वो सारे ऑफर को इतना लुभावना बताएंगे, ऐसा लगेगा कि बस आपने मेंबरशिप ली और आपकी सारी छुट्टियां प्लान हो गई। लेकिन ये एजेंट कई बार आपसे कई बातें छुपा भी जाते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। और ऐसी ही समस्या का सामना किया राजस्थान के शहर ब्यावर में रहने वाले अनुराग पटौदी ने। अनुराग को किसी वजह से क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप लौटानी पड़ी और जब उन्होंने मेंबरशिप लौटाई तो पैसों के रिफंड का इंतजार लंबा खिंचता चला गया। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नमस्ते अनुराग, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, क्लब महिंद्रा की जब आपने ये मेंबरशिप लौटाने का फैसला किया तो आपकी बातचीत तो हुई होगी उन सेल्स एजेंट से जिन्होंने आपको ये मेंबरशिप बेची थी, क्या हुआ आपके साथ? नमस्कार प्रियंका जी, मैंने उन लोगों से वेरी सेम डे जब मैंने ये लिया उसी दिन उनको बोला किसी पर्सनल रीजन के कारण मुझे मेंबरशिप कैंसिल करनी पड़ रही है। बट उन्होंने भी बोला कि ठीक है, एक बार आप मार्च मंथ है, पिछले मार्च में लिया था मैंने, तो क्या आप मार्च मंथ है तो हमारा अप्रेजल का टाइम होता है, सब चीजें होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, देन हम उसको आपको कैंसिल कर देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी हमारा ये ईयर एंडिंग है, ईयर क्लोजिंग है, आप कर दीजिए, हम दिखा देंगे कि हमने क्लाइंट को जोड़ लिया है, और ये भी कहा कि उनके अप्रेजल का टाइम है। जी जी मैम। तो आपने कहा चलिए कंफर्म कर देते हैं और उन्होंने ये वादा किया कि ये पैसे आपको फिर हम वापस कर देंगे। बिल्कुल मैम, उन्होंने वादा किया, यानी कि कंफर्मेशन से पहले उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि हम आपको ये रिफंड करवा देंगे जैसे ही आप हमको कंफर्मेशन देंगे उसके बाद। बट एक्चुअल में क्या होता है मैम, इन लोगों को ये लोग जो मार्केटिंग करते हैं ना, इन लोगों को पूरे अपने कंपनी की पॉलिसी के बारे में नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि मेरे पास बाद में जब मैंने उनसे बहुत फॉलोअप किया तो इनके मार्केट बाद में मालूम चला कि एक बार अगर आपने कंफर्म कर दिया तो आपको कैंसिलेशन का कुछ होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो एजेंट आपको बेच रहा था उसने अपनी कमीशन ली, आपको बस मीठी मीठी बातों में उलझा लिया। मार्च 2016 में आपने ये खरीदी थी मेंबरशिप और अभी तक आप रिफंड का इंतजार ही करते रहे। क्या हो रहा था जब आप रिफंड के लिए बात करते थे? तो मैं उनसे रिफंड के लिए जब भी मैंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि प्रोसेस में चल रहा है, कंपनी के प्रोसेस में टाइम लगता है, वो लगता है। कभी बोलते कि हमारा जो मैनेज कर रहे थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो उनमें टाइम लगेगा। ऐसा करते करते उन्होंने पिछला एक साल निकाल दिया पूरा। और उनकी कस्टमर केयर में भी कहीं से बात हो रही थी आपकी? बिल्कुल मैम, क्योंकि एक्चुअल में इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट का था मेरा, तो हर बार मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए मुझे फोन आता था, तभी मैं उनको ये बोलता था कि मैं मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर चुका हूँ, लेकिन उस पैसे का कोई अता पता नहीं चल रहा था। करीब 47,000 रुपए थे ना? 47,000 रुपीज थे। बिल्कुल। तो अब जाकर जब पहरेदार ने आपके मामले को उठाया, आपको पैसे मिल रहे हैं वापस, आपको कहीं ऐसा लगने लगा था ये पैसे मिलेंगे या नहीं? हाँ मैम, एक बार तो मैंने होप बिल्कुल लूज कर दिया था कि कहीं मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों का इसमें बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों की वजह से मुझे पैसा रिफंड मिल रहा है वापस से। चलिए, तो पैसे वापस मिल रहे हैं, राहत की सांस ले रहे हैं अनुराग पटौदी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि पिछले साल मार्च से लगातार अनुराग अपने केस को फॉलो कर रहे थे, लेकिन महिंद्रा हॉलिडे बस इन्हें टाले जा रही थी। महिंद्रा हॉलिडे के पास हमने अनुराग पटौदी की शिकायत 24 अप्रैल को भेजी थी और मई के पहले हफ्ते में ही हमें
क्लब महिंद्रा की टीम ने ये बताया है कि वो इनके पैसे को रिफंड करने हैं। इन्होंने काफी गंभीरता से लिया इस मामले को और सुलझाने में अब तेजी भी दिखा रहे हैं। अपने लिखित जवाब में हमें बताया गया है कि ये पैसे पूरी तरह से अनुराग को वापस दे दिए जाएंगे। तो अनुराग को 47,000 की रकम के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ा क्लब महिंद्रा का, इनफैक्ट 1 साल से कुछ ज्यादा ही वक्त का। बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन शॉपिंग वैसे तो एक बड़ी सहूलियत है, लेकिन कई चीजों की शॉपिंग के लिए आप इस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपके फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर जो प्रोडक्ट दिख रहा हो, जब वो आपके सामने आए तो वो आपको इतना पसंद ना आ रहा हो और आप तब मन बनाए कि इस ऑर्डर को वापस कर दिया जाए। ऐसा ही मन बनाया हिमांशु कुकरेती ने। इन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसके बाद इनका मन बदल गया। इन्हें कहा मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लेकिन पेटीएम से इन्होंने एक जो स्टोरेज कैबिनेट ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए पेटीएम ने इनसे इनकार कर दिया। हिमांशु से समझते हैं कि क्यों पेटीएम ने इनकार किया। हिमांशु, क्या हुआ? ये कैबिनेट जो आपने ऑर्डर किया था, आपका फिर मन बदल गया कि आपको ये नहीं लेना है, आप कैंसिल करने का जब आपने मन बनाया तो क्या हुआ आपके साथ? नमस्कार मैम, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ। हाँ मैम, मैंने पेटीएम से ऑर्डर किया था ये कैबिनेट। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि वो फोटो में काफी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने अपनी इनकी जो ऐप है उससे प्रोडक्ट बुक कर लिया था। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्ट, मतलब मैंने कुछ फ्रेंड से बात किया तो उन्होंने बोला नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हम लोग पहले भुगत चुके हैं। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया प्रोडक्ट। उसकी क्वालिटी वाइज वो अच्छा नहीं था, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। इनकी ऐप के थ्रू कैंसिल कर दिया था। और मेरे पास इनकी तरफ से, जिस दिन आपने ऑर्डर किया था उसी दिन? हाँ, उसके वेरी नेक्स्ट डे मैंने उसको कैंसिल कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकी तरफ से मेरे पास कोई रिवर्ट ही नहीं आ रहा था। मैं रेगुलर जो प्रोसेस था उसको वो कैंसिल ही करता जा रहा था। तब मैंने इनके कस्टमर केयर में फ़ोन किया, तो इनके कस्टमर केयर से मुझे कोई आंसर नहीं मिला। उन्होंने उस टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको रिवर्ट करेंगे। रिवर्ट में इनका एक कस्टमर केयर से ही दोबारा से सपोर्ट सिस्टम से फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि ये प्रोडक्ट रिफंडेबल नहीं है, आपको ये प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। अच्छा, भले ही आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपका मन बदल गया है तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपने एक बार अगर ऑर्डर कर दिया, पैसे दे दिए, तो आपको लेना ही है। हाँ, मेरे को लेना ही होगा। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर मैं पैसे आपको, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी थी इसकी, तो मैंने बोला अगर मैं आपको पैसे नहीं देता, कैश ऑन डिलीवरी कराता, तब आप कैसे बोलते? तब तो आप ऑर्डर नहीं कर सकते थे ना। तो वो उन्होंने नहीं माना ये सब बातें। उन्होंने बोला प्रोडक्ट रिफंडेबल नहीं है और मुझे प्रोडक्ट लेने के लिए वो बाध्य कर दिया। बिल्कुल। तब मैंने फिर बाद में लगातार फॉलो अप करते रहे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि नहीं। मैंने ईमेल से भी किया, मैंने इवन कॉल भी किया उनको, मगर उनका कोई सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिला। तब मैंने आप लोगों की तरफ से अप्रोच किया, तो मेरे को उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट मतलब इसका आंसर्स आने शुरू हो गए। अच्छा, आंसर आ गए और पैसे भी आपको रिफंड करेंगे? हाँ, मेरे को पैसे भी। क्यों नहीं रिफंड करेंगे? उन्होंने मुझे उसका कोई आंसर ही नहीं था, उनकी मेल्स में भी कोई आंसर नहीं था। बस उन्होंने बोला कि ये रिफंडेबल प्रोडक्ट नहीं है, बस। तो पेटीएम की मनमानी कि हम पैसे रिफंड नहीं करेंगे। अगर कंज्यूमर का मन बदलता है, एक बार पैसे दे दिए तो आप फंस गए, आपको ये प्रोडक्ट लेना ही है। लेकिन हिमांशु, पहरेदार ने जब कोशिश की तो अब आपको ये पैसे वापस किए जा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? हाँ, थैंक यू सो मच। मैं आप बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे पैसे वापस आ पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट। तो कैश आपको मिला है या पेटीएम पर आपको क्रेडिट? नहीं, मेरे को उन्होंने मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर दिए पैसे। ओके, कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। धन्यवाद हिमांशु हमसे बात करने के लिए, और हमें खुशी है कि आपको पेटीएम ने रेजोल्यूशन दे दिया। वैसे पेटीएम ने हिमांशु जी के केस को एक अपवाद केस बताया है। ये शिकायत हमने 26 अप्रैल को भेजी थी और एक ही हफ्ते में पेटीएम ने तुरंत कार्रवाई की और पैसे भी कंज्यूमर को वापस कर दिए हैं। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में बताया कि हिमांशु जी ने 22 अप्रैल को ये स्टोरेज कैबिनेट ऑर्डर किया था और अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को इसे कैंसिल भी कर दिया था। पेटीएम की ये दलील है कि उनकी टीम ने कस्टमर को ये इन्फॉर्म किया था कि कुछ प्रोडक्ट्स पर कैंसिलेशन की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर के बाद ही तैयार होते हैं। और हिमांशु ने भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट चूज किया था जो कि मेड टू ऑर्डर था और इसीलिए उन्हें बार बार मना कर रही थी पेटीएम। लेकिन जब पहरेदार के प्लेटफॉर्म से हिमांशु की शिकायत पहुंचती है पेटीएम के पास, तो पेटीएम ने इस मामले को एक अपवाद मानते हुए उन्हें रिफंड दिया है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। यहां पर ब्रेक के बाद देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन के ट्रांसफर करने पर अपने कंज्यूमर से क्यों वसूला प्रीपेमेंट चार्ज। आगे
किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं तो क्या आप सारे नियम कानून कायदों को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं? और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या वो संस्थान या बैंक आपको ये सारे नियम कानून ध्यान से बताता भी है या नहीं? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हमारा अगला केस सुनिए, कैसे ये कंज्यूमर फंस जाता है बैंक की इन बातों के बीच में। एक बैंक से दूसरे बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन ट्रांसफर कराना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सभी करते हैं बेहतर इंटरेस्ट रेट पाने के लिए। और रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई बैंक होम लोन के प्रीपेमेंट पर पेनल्टी नहीं ले सकता। लेकिन पुणे के नीरज जाधव ने जब LIC हाउसिंग फाइनेंस से लिया अपना होम लोन ट्रांसफर कराया तो उन्हें 2% प्री क्लोजर चार्ज देना पड़ा। और जब उन्होंने इसकी वजह पूछी तो उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पूरा मामला समझते हैं, खुद नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीरज जी नमस्ते, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन कब लिया था और आप इसे दूसरे बैंक में क्यों ट्रांसफर कर रहे थे? ठीक है मैम, नमस्कार। ये मेरे को सुननी देनी चाहिए कि यहाँ पे मैं मेरी बातें रख सकूं। मैंने LIC हाउसिंग से लोन मैंने लिया था अगस्त 2014 को। मेरा सिबिल स्कोर अच्छा था, सब अच्छा था, रीपेमेंट कैपेसिटी भी, ये सब देख के उन्होंने मेरे को लोन दिया 9.90 साल के लिए, जहाँ पे फिक्स था। तो ये इंटरेस्ट रेट फिक्स था 2 साल के लिए। लेकिन मेरे को तब किसी ने बताया नहीं था कि अगर आप 2 साल के अंदर अगर आप ट्रांसफर करवा रहे हैं दूसरे बैंक को तो ये 2% चार्जेस आपको देना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, नो डाउट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया इस पे तो RBI खुद कहता है आप होम लोन में प्री क्लोजर चार्जेस नहीं ले सकते हो। उसके बाद इन मंथ ऑफ जनवरी 2017 जब मैं होम लोन ट्रांसफर करवाने गया तो तब मेरे को बताया LIC हाउसिंग वालों ने कि आपको 2% चार्ज होगा, विच इज अराउंड 70,000। तो मैंने उनको बताया कि सर ये नहीं हो सकता है क्योंकि RBI की जो गाइडलाइन है उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मेरे को ये बताया गया कि हम कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं है, हम NBF है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, तो और इसीलिए हम ये प्रीपेमेंट चार्ज ले रहे हैं। लेकिन एक बात और, छोटा सा एक जवाब मुझे ये बताइए नीरज कि आप बदलना क्यों चाहते थे? मैम देखिए, मेरा सिविल स्कोर अच्छा था, मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी थी, मेरे 5 साल का रिकॉर्ड अच्छा था, तो मेरे को हर कोई बैंक लोन लेने के लिए तैयार था। और वो बेहतर रेट पर आपको दे रहे होंगे जो that's correct। वो मेरे को दिया 8.25, तो मैं 9.90 में क्यों मेरा होम लोन कंटिन्यू करूं? बिल्कुल आपका अधिकार है, अगर आपको एक अच्छा रेट कोई और दे रहा है जिसमें आपकी बचत होगी तो आप उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन आपको प्रीपेमेंट चार्ज देना पड़ा। आपने इसके बारे में जब आप लोन ले रहे थे तब आपको बताया गया था कि अगर आप इसे रीपेमेंट करेंगे, प्रीपेमेंट करेंगे तो इस तरह की चार्ज आपको देनी पड़ेगी? बताया नहीं गया था। को मैंने पूछा कि ये चार्जेस क्यों है, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन पूछा, आपने टर्म्स और कंडीशंस पढ़े नहीं क्या? विदाउट टर्म्स और कंडीशंस पढ़े आपने साइन कैसे किया? तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, राउंड ऑफ 55 पेजेस है, उसमें एक छोटी सी लाइन अगर वो बोल रहे हैं कि आपको 2% चार्ज रहेगा, नो डाउट ये मेरी गलती है, लेकिन RBI ने भी पेपर में डिक्लेयर किया दैट यू शुड नॉट टेक दी रीपेमेंट चार्जेस। ठीक है, ये भी देखा जाए तो जो लॉ एंड ऑर्डर जो उसके अगेंस्ट है। बिल्कुल, लेकिन आपको प्रीपेमेंट चार्ज देना ही पड़ा। वजह एक तरह से LIC हाउसिंग फाइनेंस ने ये भी बोल दी कि हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हम बैंक नहीं है। धन्यवाद नीरज अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि नीरज जाधव की शिकायत हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस के पास भेजी थी और उनका जवाब भी हमने जानना चाहता। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब को नहीं भेजा है शो रिकॉर्ड किए जाने तक, लेकिन हमें इस बात की जानकारी उन्होंने फोन पर जरूर दी थी कि कंज्यूमर का होम लोन शुरुआती 2 सालों के लिए फिक्स्ड रेट पर था और लोन की शर्तों के मुताबिक इस अवधि में लोन फोक्लोज करने पर प्रीपेमेंट पेनल्टी कंज्यूमर को चुकानी पड़ती है और इसीलिए नीरज से ये प्रीपेमेंट पेनल्टी ली गई है। लेकिन हम इस मुद्दे को समझना चाहते हैं कि एक्सपर्ट के साथ लोन के प्रीपेमेंट पर चार्ज लगाने के क्या है नियम, इस पर डिटेल से बातचीत करने के लिए ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मठपाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी स्वागत है आपका, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आपने नीरज जाधव का पूरा
मामला सुना, अब हमारे दर्शकों को बताइए वो किस तरह से सावधान रहें, अवेयर रहें, ताकि वो इस तरह के प्रीपेमेंट जैसे सिचुएशन में ना पड़े। तो कौन कौन से वो समय होते हैं जब आप लोन को प्रीपेमेंट करेंगे तो आपसे ये चार्ज लिया ही जाएगा? जी प्रियंका, 2011 में, अक्टूबर 2011 में नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने ये एक डायरेक्टिव दिया था कि कोई भी बैंक कस्टमर से, अगर कस्टमर फोरक्लोज करता है, समय से पहले अपना लोन रीपे कर देता है, तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन एक ये है कि आपका जो लोन है वो फ्लोटिंग रेट होना चाहिए। अगर फिक्स रेट वाला लोन है तो उसके ऊपर बैंक चार्ज लगा सकता है। और इसीलिए नीरज जी को रिफ्यूज कर रही है LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि उनका जो था वो फिक्स्ड रेट पर था। बिल्कुल, यहाँ पर LIC फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस गलत नहीं है। अगर हम सर्कुलर की बात करें, क्लियर लिखा हुआ है कि आपका अगर लोन फिक्स रेट पर है तो चार्ज ले सकते हैं। दूसरी बात ये भी जरूरी है, जैसे हमने बोला अभी, कि वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये रूल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक दोनों पर लागू होता है। अगर ये बैंक भी होता तो फिक्स रेट के लोन पर वो आपसे प्रीपेमेंट चार्ज ले सकते हैं। दूसरी बात, आपका लोन पूरा डिसबर्स होना चाहिए। कई बार लोग जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोन लेते हैं और लोन आपका पार्शियल डिसबर्स होता है, उस केस में भी अगर आप फोरक्लोज करते हैं तो भी आपको चार्ज भरना पड़ेगा। तीसरी बात ये थी, अगर फिक्स रेट है तो भी आपको प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेंगे। कब? जब आपका लोन आप अपने पास से भुगतान करते हैं, आपने जमा किया पैसा वापस करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक से या किसी दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या NBFC से पैसा लेकर बोरो करके और तब आप इसको रीपे कर रहे हैं, उस केस में आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर इनके पास, जो नीरज जी ने बोला, अगर इन्होंने ये लोन ना लेकर अपनी जेब से या किसी दोस्त से उधार लेके पैसा वापस किया होता तो LIC हाउसिंग फाइनेंस इनसे प्रीपेमेंट चार्ज नहीं ले सकती थी। अच्छा, तो आप अगर वो ट्रांसफर कर रहे थे इसलिए ये लिया गया है। लेकिन ये बताइए कि इसकी कोई सीमा भी होती है? प्रीपेमेंट रेट की कोई सीमा होती है? बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दोनों के लिए नियम तो एक है, पर क्या इस प्रीपेमेंट रेट पर कोई हम एक कैप होता है? ये कैप 2% तक का चार्ज ये लोग लेते हैं आपके प्रीपेमेंट पर। अच्छा, और पर्सनल या ऑटो लोन अगर कोई प्रीपे करे तो भी क्या इस तरह के प्रीपेमेंट चार्ज देने के लिए तैयार रहना होगा? जी, चाहे वह कार, आपका ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, वहां पर तो कंपल्सरी प्रीपेमेंट चार्ज लिए ही जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं है कि आपसे चार्ज नहीं लेना है। तो पर्सनल लोन, ये सिर्फ होम लोन के ऊपर आपको एक सुविधा दी गई है कि आप, क्योंकि लंबे समय का लोन होता है, दूसरे बैंक अगर आपको अच्छा ऑफर दे सकते हैं तो आप बेशक ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि नीरज जी से एक बात समझ में आई कि उन्होंने कंडीशन पढ़ी नहीं और ज्यादा करके लोगों को जानकारी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि आप साइन करते हैं, जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, तो आप इस जानकारी को जरूर रखें कि ऐसा कभी भी केस हो, अगर प्री पेमेंट करना पड़े तो इन कंडीशन में कि अगर आपने दूसरे बैंक से ट्रांसफर किया है या आपका फिक्स रेट का लोन है और आप या आपने पूरा पेमेंट अभी नहीं लिया है, पार्शियल डिसबर्समेंट लिया है और आप फोरक्लोज कर रहे हैं, तो आपको प्री पेमेंट चार्ज भरने पड़ेंगे। जाहिर तौर पर पंकज जी, आपने जो बात हाईलाइट की बहुत जरूरी है कि हो सकता है ये जो फाइन प्रिंट्स होते हैं जब भी आप लोन लेने जाते हैं या बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं, इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है वो लंबे चौड़े हों, 50-55 पेजेस के हों, लेकिन उसे पढ़े जरूर, फायदा आप ही का है। और इसी के साथ धन्यवाद पंकज जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो डेबिट कार्ड फ्रॉड के मामले में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को क्यों देना पड़ रहा है कंज्यूमर को मुआवजा, कंज्यूमर की जीत की कहानी आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार। और अब कंज्यूमर कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो हर बैंक ग्राहक के हाथ मजबूत कर रहा है। मुंबई की एक कंज्यूमर अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को लापरवाही का दोषी पाते हुए ग्राहक के हक में फैसला सुनाया है। ये मामला है 2010 का, जब शिकायतकर्ता VC माधवन का पर्स
चोरी हो गया था जिसमें बैंक का डेबिट कार्ड था। माधवन ने बैंक को फोन करके कार्ड गुम होने की जानकारी दे दी थी और इसे ब्लॉक कराने की मांग भी की थी। माधवन की शिकायत थी कि इसके बावजूद उनके बैंक खाते से कई ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें 43,000 रुपए निकाल लिए गए, लेकिन बैंक ने इस नुकसान की भरपाई करने से इनकार कर दिया। कंज्यूमर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को सेवा में कमी का दोषी पाया और उसे आदेश दिया है कि वो कंज्यूमर को 43,000 रुपए की भरपाई करे, साथ ही 10,000 रुपए मुआवजा दे और 7,000 रुपए कानूनी खर्च के भी दे। और इसी के साथ पहरेदार में हमें दीजिए यहीं पर इजाजत, लेकिन आप अपनी शिकायत और अपने बात हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल एड्रेस है pehdar@nw18.com। और आज के लिए यहीं इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।